यास्मीन्स ऑडियो नॉवेल्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो नावल हम आपके लिए रीड करने जा रहे हैं उसका नाम है सहारे बाय फायजा इफ्तिखार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज के नावल की जानिब। सहारे। बस बहुत हो गया। वो एक झटके से खड़ा हुआ। आप लोग मेरी कोई बात सुनने पे तैयार ही नहीं। वाह, अब हम लोग हो गए। नियाज अहमद ने अपने महसूस तंजिया अंदाज में जताया और इनकी ज़ौजा मोहतरमा के पहले से बहते आंसुओं की रवानी में इजाफा हुआ। अब्बू जान, आप तो मेरी हर बात पकड़ लेते हैं। वो सच हुआ। पिछले कई रोज से वो अपना मौक़िफ़ उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर हर बार ये गुफ्तगू एक बेमकसद बहस में तब्दील हो जाती थी। अम्मी जान का रोना धोना, अब्बू जान के ताने, बाजी के अपने दुखड़े थे। दुखड़े इसके भी कम न थे, मगर इसकी सुनाने की बारी ही न आती थी। वो तीन एक तरफ थे, दूसरी जानिब वो अकेला। मियाँ क्या करें, तुम पकड़ नहीं सकते। अब क्या तुम्हारी बात भी ना पकड़ें? उंगली पकड़ के चलना सिखाया है तुम्हें। हमजा के लबों पे ना चाहते हुए भी हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। अब्बू जान का ये महसूस फिक्रा, जिसे वो इसके सामने तसलसल से दोहराते रहते थे, इसे सुनकर हर बार इसे 60 और 70 की दहाइयों में बनने वाली फिल्मों की माओं का वो मशहूर ज़माना डायलॉग याद आ जाता है। मैंने 9 महीने अपनी कोख में तुम्हें रखा है, मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी अगर तुमने वगैरह वगैरह। शायद अब्बू जान भी अपनी उंगली पकड़ के चिल्लाना इसे बख्शना नहीं चाहते थे। इसकी मुस्कुराहट देख के नियाज अहमद चिढ़ गए। दांत निकाल रहा है। आराम से अब्बू जान, बाजी ने इन्हें धीमा करना चाहा। प्यार से समझाएं, समझ जाएगा, बच्चा है। अपनी तरफ से तो उन्होंने हमजा की हिमायत की थी, मगर वो न जाने क्यों तब किया। बच्चा नहीं हूँ, 3 बच्चों का बाप हूँ। हम पे अपने 3 बच्चों का रोब डालने की जरूरत नहीं। नियाज अहमद गिरजे। जंगल में मोरना चाकस ने देखा। क्या मतलब? इस मौके पे मुहावरे दानी का इस्तेमाल इसे जरा समझ में न आया। भाई, हमने तो तुम्हारा एक ही बच्चा देखा है, बाकी के 2 तुमने माँ बाप के नजर बद से छुपा के रखे हुए हैं। इनकी इस बात से अम्मी जान के दुख जैसे फिर से हरे भरे हो गए। आंसू कुछ और तेजी से बहने लगे। ओहो अम्मी जान, आप तो चुप करें, रो रो कर तबीयत खराब कर लेंगी अपनी। इसने इनके गिर्द अपना बाजू लपेट के चुप कराना चाहा। कौन सी नई बात हो गई? तबीयत तो इसके आए दिन ही खराब रहती है। आज तुम भी देख लेना, शायद दिल पिघल जाए। इतनी दूर घर है मेरा। जब भी अब्बू जान का फोन आता है कि अम्मी ठीक नहीं है, फौरन निकल पड़ता हूँ और सारा रास्ता दिल ही होलता रहता है। मगर तुम्हें क्या? बाजी ने भी दबी दबी नाराजगी दिखाई। आप लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि मुझे इस बात का कोई एहसास नहीं है? क्या ये मेरी माँ नहीं है? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हूँ? क्या अपने फ़राइज़ पूरे नहीं कर रहा? 7 समुंदर पार बैठकर तुम कौन से फ़राइज़ अदा कर रहे हो मियाँ? हर महीने डॉलरों का ड्राफ्ट बेच देना ही सबसे अहम फ़र्ज नहीं होता। सबसे अहम ना सही, मगर बहरहाल फ़र्ज तो होता है ना। मैं सब छोड़ छाड़ यहाँ आ जाऊँ, दिन रात अम्मी की टांगें दबाऊँ और इनकी गोद में सर रख कर लेटा रहूँ, अपने हाथ से दवाएं खिलाऊँ, तब आप खुश रहेंगे। चाहे ये एक फ़र्ज जो आपकी नज़र में गैर अहम है, ये मैं अदा करूँ या ना करूँ, बताइए, तब गुजारा हो जाएगा? तुम हो ही हर दरम ज़िद्दी। नियाज अहमद के पास इस सवाल का कभी भी कोई जवाब नहीं होता था। वो इसे डांटने लगे। मुआफ़ कीजिएगा अब्बू जान, मगर जिस तरह आप अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं, इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि मैंने अपनी ज़िद कहाँ से ली है। इतना कहकर वो रुका नहीं और कमरे से निकल गया। लाउंज में आकर वो ठंडे पानी के बड़े बड़े घूंट भरता अपने गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा था, मगर कामयाब नहीं हो पा रहा था। अंदर से आती आवाज़ें इसकी झुंझलाहट में इजाफा कर रही थीं। देखी इसकी ज़ुबान, नज़रों से दूर रह के बदलिहाज हो गया है। सारा अमेरिका के पानी का असर है। अब्बू जान गरज रहे थे। रहने भी दें अब्बू जान, ऐसा क्या कह दिया उसने? बाजी ने फिर हमायत जताई। आपने अभी बदलिहाज औलादें देखी ही नहीं, ज़रा मेरे ससुराल आकर देखें।
میرے دیور کیسے بدتمیز اور اکڑ ہیں، حمزہ تو اتنا ادب لحاظ والا ہے، آپ زیادہ غصہ نہ دلایا کریں، اسے آرام سے بات کر کے تو دیکھیں، مان جائے گا۔ نہیں مانے گا، تم لکھ لو میری بات، امریکہ کے جانوروں کی چربی چڑھ گئی ہے اس کی آنکھوں پہ، لا حول ولا۔ اس نے گلاس میز پر پٹھا اور گھر سے نکل آیا۔ گیٹ پہ کھڑے ہو کر وہ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس ماحول سے فی الفور نکل جائے، مگر کہاں جائے؟ پچھلے 11 سالوں سے وہ ملک سے باہر تھا اور اس دوران صرف 2 بار یہاں آیا تھا، ایک بار 8 سال پہلے اپنی شادی کے موقع پر، دوسری بار 5 سال پہلے بیوی اور بیٹی کے ساتھ، وہ اب تیسری بار اکیلا، کیونکہ بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ آنا ایک تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، دوسرا وہ نہیں چاہتا تھا کہ امی ابو اس کے بچوں کو دیکھ کر اور بھی جذباتی ہوں اور اسے یہاں رک جانے کے لیے دباؤ ڈالیں، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ دباؤ اس کے اکیلے آنے کی صورت میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ حمزہ اور ہما بس 2 ہی بہن بھائی تھے۔ نیاز احمد نے گورنمنٹ سروس عزت اور ایمانداری سے کی تھی، اللہ نے بھی اسے حلال کمائی میں برکت ڈالی۔ 15 سال پہلے انہوں نے ہما کے فرض کی ادائیگی سے فارغ ہوئے تھے۔ حمزہ کا روزگار امریکہ میں لکھا تھا، وہ وہاں جا کے بس گیا۔ اب وہ تھے اور ان کی خاموش حلیم المزاج بیگم، جو بیٹے کی جدائی میں دن رات تڑپتی رہتی تھی۔ نیاز احمد کا دل بھی کم نہیں تڑپتا تھا، مگر اس دکھ نے ان کے اندر موجود تلخی کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ یوں تو وہ فون پہ بھی اسے وطن لوٹ آنے کی تاکید کرتے رہتے تھے، مگر اس بار تو جیسے طے کر کے بیٹھے تھے کہ واپس نہیں جانے دینا، تم یہیں رکو، بیوی بچوں کو بھی بلوا لو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس لعنتی ملک میں لوٹ جاؤ۔ جاتے جاتے زندہ ماں باپ پہ فاتحہ پڑھ کے جانا، اور پھر بھول جانا کہ یہاں بھی کوئی تمہارا رشتہ باقی ہے، ہمیں ڈرافٹ بھیجنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ یہ ان کی نئی ضد اور مطالبہ تھا جسے ماننے سے وہ قاصر تھا۔ کبھی دل چاہتا صبح صبح چپکے سے ایئرپورٹ نکل جائے، مگر اپنے باپ کی ضد سے واقف تھا، جانتا تھا کہ وہ محض دھمکی نہیں دے رہے، مجبوریاں ایک طرف، مگر اتنا بے حس نہیں تھا کہ ان کو ناراض کر کے جا سکتا۔ سو دن رات یہی کوشش جاری تھی کہ انہیں اپنی مجبوریوں کی تفصیل سنا کر راضی کر سکے۔ دوسری جانب وہ اسے راضی کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ گھر میں 24 گھنٹے ایک تناؤ کی کیفیت رہتی، اور اس وقت شام سے ذرا پہلے وہ اس تناؤ کو کم کرنے کی خواہش کے لیے گیٹ پر کھڑا تھا۔ وطن سے دور رہنے کی وجہ سے دوستوں سے رابطہ بس برائے نام تھا، نہ جانے کون کون کہاں کہاں تھا، ورنہ کسی پرانے دوست کے ہاں جا کے ہی دھیان بٹا لیتا۔ اس سمے اسے اپنی سمجھدار شریک حیات زویا کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ اس نے جیب سے سیل فون نکال کر اس کا نمبر ملانا چاہا، مگر پھر دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ اب اسے کیا پریشان کروں، ویسے ہی 3 بچوں کے ساتھ پچھلے 8 دن سے اکیلی ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور سڑک کے پار دیکھنے لگا۔ یہ گھر پارک کے سامنے تھا، اور پارک میں اس وقت خاصی چہل پہل تھی، بچے کھیل رہے تھے، عورتیں اور مرد جاگنگ ٹریک پہ ٹہل رہے تھے۔ اس کا دل بے قرار وہاں جانے کے لیے مچلا۔ اس نے گیٹ بند کیا اور پارک کی جانب چل پڑا۔ رہنے دیں شیخ صاحب، رہنے دیں، میرا دل نہ جلائیں۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن بینچ پہ بیٹھا سامنے جھولا جھولتے بچوں کو غائب دماغی سے دیکھ رہا تھا، جب ایک جھنجھلائی ہوئی نسوانی آواز نے اسے چونک کر سامنے دیکھنے پہ مجبور کیا۔ اس سے ذرا فاصلے پر موجود بینچ پر دونوں شاید ابھی بھی آ کر بیٹھے تھے، کیونکہ کچھ دیر قبل غائب دماغی کی کیفیت میں بھی اسے سامنے کھیلتے رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس بچے صاف نظر آ رہے تھے۔ بیگم صاحبہ، جلی ہوئی چیز کو اور کیا جلایا جائے، اب تو اس کو صرف بسم کیا جا سکتا ہے۔ اس بار یہ چڑھانے والا جواب مرد کی جانب سے آیا تھا۔ حمزہ نے ان آوازوں اور پھولے ہوئے سانسوں سے اندازہ لگایا کہ وہ اس کے امی ابو کی عمر کے ہی ہوں گے۔ مجھے تنگ نہ کریں شیخ صاحب، یہ کام آپ کی اولادیں زیادہ اچھی طرح کر لیتی ہیں اور جی بھر کے کر لیتی ہیں۔ آپ وہ کیجئے جس کے لیے آئے ہیں، جائیں جا کے ٹہلیں۔ مرد نے ایک پھل کے شکاف قہقہ لگایا، جس کے نتیجے میں اسے زور کی کھانسی آ گئی۔ بس کھل گئی پول بڑے میاں، خاتون نے طنز کیا۔ تمیز سے بیگم صاحبہ، اتنا تو سوچ لیا کریں کہ میں کتنے ادب اور تہذیب سے تمہیں بیگم صاحبہ کہہ کر پکارتا ہوں، اور تم ہو کہ سرے عام یوں بڑے میاں کہہ کر بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ تو مت کہا کریں بیگم صاحبہ، اتنا خوبصورت نام ہے میرا، گل بہار،
نام سے پکار لیا کریں یا پھر حالی بیگم کہہ لیا کریں۔ اس طرح صاحبہ کا دام چھلا لگانے سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ آپ کے بارے میں ہی غلط فہمی کا شکار ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یہی سمجھیں کہ کوئی ملازم اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ بیٹھا ہے تو پھر غلط فہمی کا شکار وہ آپ کے بارے میں ہی ہوں گے۔ بیگم صاحبہ؟ مرد نے بجائے تب جانے کے مزے لیتے ہوئے کہا، وہ کیسے؟ یہی کہیں گے کہ بڑھیا کیسی آزاد خیال اور رنگین مزاج ہے، اور کوئی نہیں ملا تو ملازم کے ساتھ پارک میں گھومنے آئی ہوئی ہے۔ ارے رے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ شرم تو نہیں آتی؟ مجھے تو لگتا ہے بہوؤں کے سہارے تعویذ گنڈے آپ پہ الٹے پڑ گئے ہیں۔ آپ کا دماغ گھوم گیا ہے جو میرے بڑھاپے کو رسوا کر رہے ہیں۔ جائیں، جا کر ٹہلیں۔ پھر ٹہلیں؟ ارے بھئی، جائے جاگنگ ہوتا ہے۔ کوئی بھی جنگ ہو خود جا کر کریں، مجھ سے جنگ نہ کریں۔ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آپ کی اولاد اور ان کی بیویوں کا جتھا موجود ہے۔ بھئی اب اکیلے تو جاگنگ یا واک ہوتی نہیں ہم سے، چلو پھر گھر ہی چلیں۔ مرد نے انگڑائی لی۔ حمزہ اس وقت اپنی ساری سوچیں بلائے ان دونوں عمر رسیدہ میاں بیوی کی دلچسپ نوک جھونک سننے میں مہو تھا۔ اس کے امی ابو دونوں میں ایک عمر ساتھ گزار لینے کے بعد بھی ایک جھجک کا پردہ حائل تھا۔ وہ دونوں کبھی بھی اتنے بے تکلفی سے ایسے مزے کی گفتگو نہیں کرتے تھے۔ امی کا مزاج شروع سے دبا ہوا اور صلح جو تھا۔ شوہر کی ہاں میں ہاں ملانا ان کی عادت تھی۔ دوسری طرف ابو خواہ مخواہ اپنی ذات کا رعب اور دبدبہ قائم رکھنے کی کوشش میں مصروف رہتے۔ گھر میں کیا رکھا ہے؟ خاتون نے بیزاری سے کہا۔ گھر میں؟ مرد جیسے سوچ میں پڑ گیا۔ گھر میں ہمارے 2 بیٹے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا، ان کی 2 عدد بیویاں، ہمارے ارمانوں سے لائی اور تمہارے نہروں سے پسند کی گئی بہوئیں، ہمارے 4 پوتے اور 2 پوتیاں، اور آج ہفتہ ہے شاید ہماری بیٹی بھی آئی ہو۔ اس طرح گھر میں 2 عدد بیٹوں، 2 عدد بہوؤں اور 6 عدد پوتے پوتیوں کے علاوہ 1 عدد بیٹی، 1 عدد داماد اور 2 عدد نواسوں کی موجودگی کا بھی امکان ہے۔ بس بس، آپ اپنے اعداد و شمار رہنے دیں شیخ صاحب، مجھے نہیں جانا گھر۔ ابھی 1 گھنٹہ بھی تو نہیں ہوا ہمیں گھر سے نکلے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا اتنی جلدی اس چک چک میں جانے کو۔ ایسا مت کہیں بیگم صاحبہ، جو بھی ہے وہ ہمارا گھر ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچوں کے بچے ہیں۔ یہ بات وہ کیوں نہیں سمجھتے شیخ صاحب؟ پہلی بار خاتون کی کھنکتی آواز میں افسردگی گھلی ہوئی محسوس ہوئی۔ سمجھ جائیں گے، وہ صرف اپنی بیویوں کی زبان سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں بچہ پیار کی زبان سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی بیویوں نے ان سے پیار کی زبان بولی اور اپنا بنا لیا۔ آپ بھی کچھ میٹھے بول بول کے دیکھیں بیگم صاحبہ۔ ہاں ہاں، میں تو جیسے بندوق کی نوک پہ رکھ کے پالا ہے نائی نے۔ آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں شیخ صاحب۔ وہ شاید برا مان گئیں، یہ صرف بیوی کا پیار سمجھنے کے قابل رہ گئے ہیں۔ بس جو وہ کہتے وہی سچ ہے۔ کچھ سمجھوتا تم بھی کر لو، بدلتے وقت کے بدلتے تقاضوں کے آگے سر جھکا لینا چاہیے۔ میں کیوں سر جھکاؤں؟ وہ چھوٹے ہیں، وہ سر جھکائیں۔ غضب خدا کا، ماں باپ ہو کر ہم ان کے آگے جھکیں؟ اس گھر کا ماحول ٹھیک رہے، بہوؤں کے تھوپڑے نہ بنا کریں، اس کے لیے میں کیا نہیں کرتی۔ اپنا اور آپ کا ناشتہ خود بناتی ہوں کہ ہمیں عادت ہے نماز کے فوراً بعد ناشتہ کرنے کی، اور وہ کل منیاں دن چڑھے تک بستر پہ اینڈنے کی عادی۔ ان کی نیند حرام نہ ہو اس لیے نہ صرف اپنا اور آپ کا ناشتہ بناتی ہوں بلکہ اسکول جانے والے دونوں بچوں کا ناشتہ اور ساتھ دینے والا لنچ بھی۔ یہ میں اپنی بہوؤں پہ احسان نہیں کرتی جو جتایا جائے، میرے پوتا اور پوتی ہیں وہ، میں خوشی خوشی ان کے سارے کام کر دوں، مگر بدلے میں شکریہ نہ سہی تھوڑا سا پیار تو دیں۔ پھر بھی منہ سوجے رہتے ہیں۔ ایک وقت کا کھانا بھی بناتی ہوں، اکثر کچھ نہ کچھ میٹھا بنا دیتی ہوں۔ ان دونوں کو تو فکر نہیں ہوتی کچھ میٹھا بنانے کی۔ ایک وقت کی سبزی ہی کچی پکی بھون دیں تو غنیمت جانو۔ نہ کبھی کوئی کپڑا استری کر کے دیا، نہ کبھی سر دبانے کو کہا۔ اللہ کا شکر ہے آپ کی پینشن اور میرے ابا کے مکان کا کرایہ آتا ہے، خود ملازم کی تنخواہ دیتے ہیں اور بغیر کسی محتاجی کے زندگی گزار رہے ہیں۔ وہی کپڑے دھو کر استری کر کے دے دیتا ہے، ہسپتال جانا ہو تو لے جاتا ہے، چھوٹے بڑے کے کام کر دیتا ہے۔ صرف اس کے لیے 1200 روپیہ مہینہ دیتے ہیں۔ ہم سوچیں اگر نہ دے پاتے تو آج ہمارا بڑھاپا کس قدر خوار ہو رہا ہوتا۔ ان بے فیضوں کے آسرے پہ پڑے ہوتے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ان کا محتاج نہیں کیا، مگر کیا بے بسی ہے۔
दिल तो अब भी इनका मोहताज है, इनकी तवज्जो और मोहब्बत का भूखा, हमेशा का ज़रूरतमंद। इस पे शुक्र करो कि बच्चे तुम्हारी आंखों के सामने हैं, सेहतमंद हैं, खाते कमाते और मगन हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में सेट हैं। और हमें इस उम्र में क्या चाहिए? कम अज़ कम हमें अब किसी औलाद की जानिब से कोई फ़िक्र तो नहीं रही। एक बेटा शहर का मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट है और दूसरा शहर का सबसे काबिल वकील है। एक बहू आला तालीम याफ्ता, दूसरी ज़रा कम मगर हुस्न खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। सब कहते हैं कि ऐसी बीवियां पाकर मेरे दोनों बेटों की जिंदगियां संवर गईं। खातून ने सर झटका और अल्लाह के फजल से दोनों साहब औलाद भी हैं और हमारी इकलौती बेटी, हमारी प्यारी बेटी, वो भी अपने घर में खुश और मुतमईन है। हाँ, इतनी खुश, इतनी मुतमईन कि अब माँ बाप को बुला ही दिया है इसने। अब इसका सब कुछ, इसका शोहर, इसके बच्चे और इसका ससुराल है, वही इसकी जिंदगी है। हम तो जैसे कुछ हैं ही नहीं। कम अकल औरत, जिंदगी के किसी मामले ये तो अल्लाह का शुक्र करना सीखो। लोग बेटियों के लिए ये दुआएं मांगते हैं कि वो अपने ससुराल में इतनी मगन हो जाएं कि इन्हें मैके की याद तक ना आए, और तुम इस बात में मसरूर होने के बजाय उल्टा इससे शाकी हो। तो क्या करूं शेख साहब, आप जैसा दिल नहीं है मेरा जो दर्द बर्दाश्त भी करे और फिर इसके होने से इनकार भी करे। सच कहें कि क्या आपको बेटी की याद नहीं आती? आपका दिल नहीं चाहता एक ही शहर में रहते हुए वो महीने में कम से कम 2 बार तो हमसे मिल जाया करे? हम तन्हाई के मारे बूढ़े लोग घर में 9 लोगों के होते हुए सारा सारा दिन टक्कर टक्कर कर एक दूसरे की शक्ल देखने वाले, हमें थोड़ा सा वक्त दे दिया करे, क्या फर्क है? प्रिस्मी और हमारी दोनों बहुओं में, इनके पास भी हमारे लिए वक्त नहीं, बेटी के पास भी नहीं है। खुद को मसरूफ रखने के 100 बहाने हैं, हजारों तरीके हैं। सिर्फ औलाद का मुंह देखना छोड़ दें बेगम साहिबा। कौन से तरीके? वो जो आपने अपना रखे हैं, अखबारों के मनहूस में हल करते रहना, टीवी पे लगने वाले बकवास तरीन बहसो मुबासा की सियासी प्रोग्राम देखना, पुराने दोस्तों के साथ शतरंज खेल खेल कर दिमाग में खुश्की पैदा करना। मैं बाज आई ऐसे मुश्किलों से, और वैसे भी इनसे आपको क्या फायदा हुआ? जो मुझे होगा। क्यों नहीं होता फायदा? तुम्हारी तरह बेकार बैठा फजूल वहमें नहीं पालता रहता, ना उल्टा सीधा सोचकर नफसियाती मरीज बनना चाहता हूँ। नफसियाती ना सही मगर मरीज तो बन गए हैं। वो हार्ट अटैक ऐसे ही नहीं हो गया था। बस रहने दीजिए शेख साहब, किसी और के सामने खुद पर पर्दे डालिएगा, मुझे मत बताइए। जिंदगी के 36 साल गुजार लिए हैं आपके साथ, क्या मैं नहीं जानती? ऊपर से मजबूत बने रहने के बावजूद आप अंदर से मुझसे भी ज्यादा कमजोर हैं। मैं बोल बोल कर या बहुत दिल भर जाए तो रो धो लेती हूँ, मगर आपने हर गम अंदर ही अंदर उतार के खुद को दिल का मरीज बना लिया है। बेटों के बेअतनाई, बहुओं की लापरवाही और बेटी की खुदगर्जी, इन सब ने आपको भी इतना ही दुख पहुंचाया है जितना मुझे। मगर मैं तुम्हारी तरह अपने दुखों के इश्तेहार नहीं चिपकाता फिर रहा। वो चिढ़कर बोले, मैं भी दिल की बात सिर्फ आपसे कर रही हूँ, डिंडोरा नहीं पीट रही। क्या अब इंसान शरीक जिंदगी से भी दुख सुख ना बांटे? जरूर बांटो, मगर दुख और सुख दोनों। सुख तो पता नहीं कहाँ अकेले अकेले उड़ा जाती हो, दुखों में मेरा हिस्सा फौरन लेकर आ जाती हो। हमजा एक बार फिर मुस्कुरा दिया। हला इसका दिल इन हाथों से हमदर्दी महसूस करता बेहद गुदाज हो रहा था। चलें अब घर चलें, बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि बुढ़ा बुढ़िया कहाँ मौज उड़ा रहे हैं। लो, अभी इनकी लापरवाही और बेइतनाई के रोने रो रही थी, कहाँ ये कह रही हो कि वो फिक्रमंद हो रहे होंगे। फिक्रमंद नहीं, सिर्फ परेशान हो रहे होंगे। वो भी इसलिए नहीं कि हमें कुछ हो ना जाए, बल्कि इसलिए कि घर के बहुत से काम रुके होंगे। बच्चे माओं के साथ चिढ़कर हल्ला मचा रहे होंगे। इन्हें संभालने के लिए आप जो हैं, आपकी राह तक रही होंगी, आपकी चहेती बहुएं कि आप आए और आपके सर पे इन्हें अपने बच्चे छोड़ दें। कोई सौदा सलफ मंगवाना हो तब भी आप मौजूद। जाहिर है मुलाजिम काबिल भरोसा जो हैं, डंडी मार देगा पैसों में भी और सौदे में भी। रही मैं तो जब तक मैं सब्जी ना काट के दूं, गोश्त धोकर ना रखूं, बेगम साहिबा खाना नहीं पकाती। आज तो मीठा बनाने के लिए वो मुझे ही कहा है। बस अब चलें घर, वरना सारी औलाद मिलकर हमारी कसीदा गोई कर रही होगी। हाँ भाई चलो, वो घुटनों पे हाथ रख के बोले। हशाश बहाज लहजा थकन लिए हुए था, जैसे घर वापस जाने के ख्याल से दिल बुझ गया हो। हमजा को लगा खातून की तमाम शिकायतें बजा थी और इनके शोहर सिर्फ इनका ध्यान बटाने और दुख कम करने के लिए इसे इनका वहम और गलत फहमी
करार दे रहे थे, वरना दिल से वो भी शायद अपने बच्चों के लिए बहुत से गिले रखते होंगे। घर वापस जाने के ख्याल से बुझता चेहरा, टूटता लहजा और थके थके कदम इस बात के गवाह थे। हाँ, घर तो अपना ही है, कब तक फरार हासिल कर सकते हैं, आखिर जाना तो वही है। खातून भी उठ गई और गहरी सांस लेकर ताज़ा हवा अपने अंदर उतारती, जैसे किसी घुटनज़दा कोठरी में जाने से पहले अपने अंदर तवानाई भर रही हो। घर भी अपना है और घर वाले भी, जैसे भी हैं हमारे अपने बच्चे हैं वो। बेगम का हाथ पकड़ के वो आगे बढ़े। यही तो जिंदगी है बेगम, हमारे बेटे बहुएं पोते पोतियां, नवासा नवासी बेटी दामाद, कम अज कम घर भरा हुआ तो है, चाहे वो। रहने दे शेख साहब, खुद को धोखा देना बंद करें। मैं भी तंग आ चुकी हूँ अपने आप को यही सब कह कर बहलाते हुए। इनके जाते जाते कहे ये आखिरी फिक्रे हमजा के कानों में गए और वो भी उठ के खड़ा हो गया। इनके पीछे पीछे सस्त रवि से चलते हुए वो बहुत कुछ सोच रहा था। आप ये क्यों सोचते हैं कि मुझे यहाँ बांध के रख लेने से आपको बहुत सुख मिल जाएगा? फर्ज कीजिए मैं आपकी जिंद बांध के यहाँ आ भी जाऊं, अपनी लगी लगाई मुलाजमत छोड़ भी दूं, तो यहाँ आकर करूँगा क्या? जमा पूंजी तो मेरे पास कोई है नहीं, तालीम ऐसी नहीं है कि आते ही 30-40 हज़ार महाना वाली तनख्वाह मिल जाए। कारोबार का ना तजर्बा है ना सरमाया, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है। आप बताइए आपको क्या मिलेगा? अभी भी 20 से 30 हज़ार महाना आपका खर्चा भेजता हूँ। आपने फुल टाइम मुलाजमा रखा हुआ है, हर सहूलत अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया है, तब क्या होगा? अपने बच्चे पालूंगा या ये घर चलाऊंगा? इसने रास्ते में याद किया हुआ सबक किसी रट्टू तोते की तरह दोहराना शुरू किया। हालांकि शाम को इसने तय किया था कि अब वो इस मौजू पे अब्बू जान से कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वो कुछ सुनने पे तैयार ही ना थे। लेकिन अब इनके सामने सोच का एक नया दर खुला था और उसने इसी जाविये से इन्हें समझाना चाहा था। ये अलग बात है कि नियाज अहमद ने इसकी तकरीर का सिर्फ इब्तदाई और तमहीदी हिस्सा सुनकर ही टोक दिया। रिज़्क की कमी का रोना मत रो, जितना नसीब में लिखा हुआ था इतना ही मिलता है और हर जगह मिलता है। अगर तुम्हारे नसीब में अल्लाह ने रिज़्क की बरकत लिखी है तो चाहे पाकिस्तान आके ही रह जाओ, बरकत बरकत ही रहेगी। और अगर खुदा न ख्वास्ता तंगी लिखी है तो वो डॉलरों पौंडों वाले मुल्कों में भी सहनी पड़ सकती है। ये सब बेकार बातें हैं। ज्यादा अहम बात यह है कि हम इस आखिरी उम्र में तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। इन दोनों को ज्यादा से ज्यादा खुशगवार बनाना चाहते हैं। ये सुख देखना हमारा हक है। आपकी यही गलत फहमी तो मैं दूर करना चाहता हूँ कि करीब होने में ही सुख है। ये 7 समुंदर पार हों, मगर मेरे बच्चों का मेरी बहन के बच्चों से रोज रात ही नेट पे राब्ता रहता है। मैं हफ्ते में 3 बार आपको 1-1 घंटे का फोन करता हूँ, आप मेरे लिए और मैं आप दोनों के लिए फिक्रमंद रहता हूँ। मोहब्बत करने और ख्याल रखने के लिए साथ रहना जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो सब लोग भी सुखी होते जो बेटे बहुओं के जुगट्टे में रहते हैं। वो दूर क्यों जाइए, अपने दोस्त वकील केसर के नए किराएदारों को ही लीजिए। नियाज अहमद चौंके, इनका यहाँ क्या जिक्र और तुम कैसे जानते हो इन्हें? आज शाम को ही मिला था शेख साहब से। आप तो जानते ही होंगे कि वो कितने बड़े परे खानदान वाले हैं, मगर कभी आप अपनी और इनकी जिंदगी का मुवाजना कीजिए और फिर इंसाफ से काम लेते हुए मुझे बताइए कि क्या आप इनसे बेहतर हाल में नहीं हैं? नियाज अहमद ने अपनी बीवी को देखा, वो भी कुछ सोचते हुए अपने आंसू साफ करने लगे। हमजा ठीक कह रहा है हुमा के अबू, इनके मुकाबले में हम बेहतर ही नहीं खुश नसीब भी हैं। मगर वो कुछ कहने लगे, फिर सर झटक के खामोश हो रहे। इनकी खामोशी ने हमजा का हौसला बढ़ाया कि कोई ऐसी बात तो है जो इसके अब्बू जान को बहस करने पर मजबूर कर सकती है। 100% खुश नसीब हैं, इन्हें देख लें, बेटे भी पास हैं, बहुएं भी, पोते पोतियों से घर भरा है, मगर दोनों कितने अकेले हैं। सुकून हासिल करने के लिए घर से फरार हासिल करते हैं और बाहर पनाह तलाशते फिरते हैं। नियाज अहमद और इनकी बेगम दोनों ने एक दूसरे को माना हैरे अंदेज में देखा। नियाज अहमद ने एक गहरी सांस ली। तुम सही हो हमजा, वाकई हम इनके मुकाबले में लाख दर्जे खुशकिस्मत हैं। हमारा बेटा हमसे 7 समुंदर पार है, सालों बाद शक्ल दिखाता है। हमारी बेटी चाहने के बावजूद कई के दिन हमसे मिलने नहीं आ सकती, क्योंकि वो अपने बाल बच्चों और ससुराल में मसरूफ है। मगर हम खुशकिस्मत हैं कि हमारा बेटा दूर से ही
बेटी मसरूफ और जिम्मेदार सही, मगर है तो सही। बेचारे शेख साहब और इनकी बेगम जिनका तुम तस्करा कर रहे हो, वो तो इस नेमत से ही महरूम हैं। क्या मतलब? वो चौंका। बे औलाद हैं दोनों? मगर इस इंकशाफ ने इसे हक्का बक्का कर दिया। वो तो मैंने खुद सुना, वो 2 बेटे, 4 पोते, बेटी, दामाद, वो नवासी, वो हकलाने लगा। यहाँ आए इन्हें 2 साल होने वाले हैं। आते ही सब को इन्होंने यही सब बताया था जो तुम जानते हो, मगर जल्द ही सब हकीकत जान गए। वो बे औलाद हैं और शादी के 35 साल बाद ये महरूमी जैसे इनके अंदर तक इतना असर कर गई है कि इन्हें जहरी मरीज बना चुकी है। वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, हर एतबार से नॉर्मल, मगर इस एक मामले में वो अपने आप को धोखा देते हुए एक ख्याली जिंदगी जी रहे हैं। हमजा टकर टकर कर अब्बू जान की शक्ल देखने लगा, जो इसे हैरान कर रहे थे। मैं एक बार इनसे मिलने गई तो बेचारी रिसालों में से तस्वीरें काट काट कर एल्बम में लगा रही थी कि अगर मेरा नवासा होता तो बिल्कुल ऐसा होता, पोता पोती होते तो ऐसे होते, पोनियां बनाती बालों की, मीरब होती तो ऐसे ही सोने का सेट बनवाती इसका। इसके बाद दोबारा जाना हुआ तो ये सब तस्वीरें फ्रेम होकर दीवारों पे लगी थी, वो भी और चंद एक दूसरी भी, और इन सब से तारुफ उन्होंने यही कहकर करवाया कि ये इनके बेटे, बेटी, बहुएं और इनके बच्चों की तस्वीरें हैं। शायद वो खुद को यही धोखा देते होंगे कि अगर हमारे बच्चे होते तो हम यही जिंदगी जी रहे होते, नाकदरी की, महरूमी की। वो खुद को यह एहसास दिलाना चाहते हों कि औलाद के ना होने से इन्हें वो दुख भी झेलना नहीं पड़े जो बुरी औलाद के होते हुए सहना पड़ते हैं। चलो, एक धोखा आज के बाद हम भी खुद को दे लिया करेंगे कि एक दूसरे को ये कहकर बहला लिया करेंगे कि हमजा की तैयारियां मुकम्मल थी। हमजा इसी डेट को वापस जा रहा था जिस डेट को सीट इसने कंफर्म कराई थी। अम्मी जान के लाख कहने पे इसने सीट आगे नहीं करवाई थी। एयरपोर्ट तक इसके माथे पे एक अलविदाई बोसा देते हुए उन्होंने कहा, क्या था जो मेरे कहने पर तुम एक हफ्ता और रुक जाते तो कुछ दिन और मेरे कलेजे में ठंडक रह जाती। बस भी करो कुलसुम बीबी, जाते जाते इसका दिल बुरा मत करो। हमजा ने हैरत से देखा। ये बात कहते नियाज अहमद जितने अजीब लग रहे थे उतने ही अफसरदा। इसे जाना ही है, चाहे अभी जाए या चाहे हफ्ते बाद, जाना तो है ही। ठीक कह रही हैं अब्बू जान, मुझे जाना तो है ही। फिर एक हफ्ता और रुकूं या ना रुकूं, क्या फर्क पड़ता है? जल्दी जल्दी जाऊंगा तो जल्दी जल्दी वापस आऊंगा ना। इसकी बात से अम्मी की आंखें चमकने लगी। इस बार तुम जल्दी वापस आओगे? जी बहुत जल्दी, न सिर्फ मैं बल्कि जोया और बच्चे भी। सच कह रहे हो हमजा? हाँ, मगर मुझे इसके लिए कुछ वक्त चाहिए, बस 1.5-2 साल। इसके बाद मैं फैमिली लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ जाऊंगा, ये मेरा वादा है। नियाज अहमद ने इसे सीने से लगा लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था इस पार्क के किसी और बेंच पे शेख साहब और उनकी बेगम की तरह मेरे माँ बाप भी अपने बुढ़ापे और तन्हाई को खुद फरेबी के सहारे दे रहे हों। इसने इनके गले लगते हुए सोचा। शुक्रिया।